फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। आज के इस वीडियो में हम BECC 133 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 9 को कवर करेंगे, जो है हमारा डिमांड फॉर मनी। और इस चैप्टर में दोस्तों हम दो अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। फिशर का अप्रोच है और दूसरा कैम्ब्रिज का अप्रोच है। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो इससे हमें क्या नेक्स्ट वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों पहला है हमारा क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी में फिशर्स का अप्रोच क्या है। तो दोस्तों 16th सेंचुरी की बात है, जब अमेरिका से यूरोप में मनी की सप्लाई जब ज़्यादा बढ़ रही थी ना दोस्तों, तो एक इरविन फिशर नाम के इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ रही है वैसे वैसे हर चीज़ की जो है महंगाई बढ़ रही है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ठीक है। और जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ रही है वैसे मनी की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। मनी की वैल्यू पहले जैसा मान लो कि कोई भी चीज़ 10 रुपए की थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो चीज़ 50 रुपए की हो गई, है ना। तो फिर मनी का जो वैल्यू है उसमें जो है काफ़ी डिक्रीज देखने को मिला है, जबकि मनी की सप्लाई इंक्रीज होने के बाद भी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, फिशर हमारे इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने एक छोटा सा इक्वेशन दिया कि MV = PT। ठीक है, ये एक छोटा सा उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया इसीलिए, या फिर यहाँ पे हम MV = PY भी ले सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, बट जो इनके मीनिंग होंगे वो एकदम सेम है। क्या क्या है वो, ओके, ये है MV = PY। यहाँ पे दोस्तों जो M है वो हमारा क्या है, यहाँ पे मनी सप्लाई को ये डिनोट करता है। ठीक है, M हमारा है मनी सप्लाई, V जो है हमारा वेलोसिटी है, मनी की वेलोसिटी है। मनी की वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास 100 रुपये हैं, अभी हम 100 रुपये की कोई सामान खरीद लेते हैं, फिर 100 रुपये से जिस बंदे ने हमसे 100 रुपये लिया है फिर वो कोई सामान खरीदेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से जो मनी की सर्कुलेशन चलती रहती है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी को हम बोलते हैं V का मतलब होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है। हमारा इधर दोस्तों P क्या है, P है हमारा एवरेज प्राइस लेवल है। ठीक है दोस्तों, एवरेज प्राइस का लेवल जो है उस टाइम पे वो है। अच्छा, और T या फिर Y जिसे हम ले रहे हैं ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कितने अमाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, इन चीज़ों को जो है हम MV = PY के इक्वेशन में समझ रहे हैं। ठीक है। अभी दोस्तों क्या है इसमें, जो हमारा मनी का जैसे जैसे सप्लाई इसमें बढ़ता रहता है, मनी की सप्लाई जैसे बढ़ती रहती है वैसे प्राइस जो है इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली जैसे ही मनी की सप्लाई बढ़ती रहती है वॉल्यूम ये सॉरी जो हमारा वैल्यू है मनी का, वैल्यू हमारा पैसे का कम होता जाता है। ये दोनों मेन अजम्पशन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अभी फिशर जी जो हैं हमारे, इन्होंने जो हमारे लिए एक इक्वेशन बनाई है उसमें उन्होंने कुछ एजम्पशन लिए थे उस टाइम पे। तो पहला एजम्पशन दोस्तों क्या था इनका, कि जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। ठीक है, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी। हम ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ले रहे हैं ना दोस्तों, ये हमारा कांस्टेंट होगा। यानी हमारा देखो MV = PT का इक्वेशन है, तो इसमें मैंने क्या क्या बोला, एक तो वॉल्यूम ऑफ मनी जो होगा और जो हमारा जो वेलोसिटी ऑफ जो मनी होगा, ये दोनों हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद और अजम्पशन क्या थे कि जो मनी है हमारा वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही सिर्फ यूज़ होगा। ठीक है, वो यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही यूज़ होगा। हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था कि जो मनी है उसे उसके काफ़ी सारे जो हैं यूजेस हैं, जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू था हमारा, इट कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज़ की कमोडिटी की अगर हमें प्राइस चेक करनी है कितना महंगा है कि नहीं, स्टोर ऑफ वैल्यूज़ वगैरह जितनी भी हमने पढ़ी थी
वो सारी चीज़ों को इन्होंने नेगलेक्ट किया है, इन्होंने केवल मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, ओके। उसके बाद फोर्थ अजम्पशन इनका था कि हमेशा एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल लेवल पे रहेगी, यानी हर कोई जो है फुल्ली एम्प्लॉयड है। ठीक है, और ये जो फिशर जी हैं हमारे ये क्लासिकल थ्योरिस्ट हैं दोस्तों। मैं ये चीज़ आपको बता दूं, हमने चैप्टर 4 की शुरुआत में हमने पढ़ा था कि कैसे क्लासिकल थ्योरिस्ट जो थे और जो हमारी किनेशियन थ्योरी है दोनों में कितनी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो है हम क्लासिकल लेवल की थ्योरी में पढ़ रहे हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि किनेशियन थ्योरी से ये कितने अलग थे, इनकी जो विचारधारणाएं थी, है कि नहीं। उसके बाद फिफ्थ फैक्टर इन्होंने ले रखा है, प्राइस एक पैसिव फैक्टर है। ठीक है, जो प्राइस है दोस्तों ये एक पैसिव फैक्टर है। तो ये इनके 4-5 एजम्पशंस हैं जो इन्होंने लिए थे। ठीक है, तो अगर हम इनका एक ग्राफ बनाएं जहाँ पे एक साइड पे अगर हम मनी सप्लाई लेते हैं और एक साइड पे एक जनरल प्राइस लेवल लेते हैं ना दोस्तों, तो हमने देखा जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइस लेवल बढ़ रहा है कि नहीं। तो जो ग्राफ होगा इसमें एकदम सीधा स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, पर वहीं पे अगर हम दूसरा एक ग्राफ लें जिसमें हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ मनी एक साइड पे अगर लेते हैं, इसको साथ ही साथ या तो आप लोग नोट बना लीजिए या फिर जो है इसको ना मार्क करके रख लीजिए बुक में, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और एक साइड पे अगर हम जनरल प्राइस लेवल लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम ऑफ मनी बढ़ता रहता है ना तो प्राइस लेवल हमारा कम होता रहता है। ठीक है, या फिर हम इसे उल्टा कह सकते हैं, जैसे जैसे हमारा प्राइस लेवल बढ़ता है वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ मनी जो है हमारी कम होती रहती है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है जनरली वो एक स्लोप टाइप बनता है जो कि नेगेटिव की साइड होता है, यानी नीचे की तरफ स्लोप बनता है इसका। ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कैम्ब्रिज का अप्रोच। ठीक है, पर दोस्तों कैम्ब्रिज अप्रोच पढ़ने से पहले एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि फिशर्स की कुछ क्रिटिसिज्म क्या थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, बुक में दिया नहीं है। तो इन्होंने क्या था, वी और टी क्या क्या हैं इनके, अभी देखो जो वी और टी है हमारे, इन दोनों को इन्होंने कांस्टेंट लिया था, है कि नहीं। जबकि जैसे जैसे मान लो कि पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, मनी का सर्कुलेशन जो है बढ़ता है ना। मनी का सर्कुलेशन बढ़ता है और इससे मनी की सप्लाई बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो वी और टी कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकते हैं। सेकंड, आपका जो इन्होंने अजम्पशन लिया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट वाला जो था, फुल एम्प्लॉयमेंट मार्केट में एक रियर फिनोमेना है दोस्तों, हमेशा फुल्ली एम्प्लॉयड मार्केट नहीं रहती है। हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था, 4 और 5 में पढ़ा था हमने इसके बारे में, है ना। उसके बाद तीसरा अजम्पशन इन्होंने क्या लिया था कि इन्होंने एक तो मनी को सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही यूज़ किया था, है ना। तो मनी वाज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही यूज़ किया इन्होंने। ठीक है, जबकि पैसे के और भी बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं दोस्तों, बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं। फोर्थ है, ये क्या है, सिर्फ लॉन्ग रन में ही पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए ये पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ इनका क्रिटिसिज्म क्या बन सकता है कि इन्होंने मनी सप्लाई पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे दिया, है ना, टू मच एम्फेसिस ऑन मनी सप्लाई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कैम्ब्रिज का अप्रोच। तो दोस्तों कैम्ब्रिज जो थे, कैम्ब्रिज एक एक्चुअली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आपने सुना भी होगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इसमें दो हमारे बहुत ही पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट थे जो हमारे कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट हैं। एक मार्शल जी थे और एक पिगो जी थे। इन दोनों ने जो है इसका, कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट है ये, तो इन्होंने नाम ही रख दिया था कैम्ब्रिज अप्रोच। इसमें क्या है दोस्तों, कैम्ब्रिज अप्रोच जो है ये सेम है जो फिशर का अप्रोच हमने पढ़ा था, सेम है।
पर इनका जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। इनको जो है मतलब डिस्क्राइब करने का तरीका इनका अलग था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनकी जो धारणाएं थी, पिगू और मार्शल जी जो थे हमारे, उन्होंने 1917 में ये थ्योरी दी। और इनकी ये विचारधारा थी कि वैल्यू ऑफ मनी इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ही जो है मनी के वैल्यू को डिफाइन करती है। ठीक है, मनी वैल्यू को ये डिफाइन करती है। ठीक है दोस्तों, ये थी इनकी। उसके बाद हमने फिशर अप्रोच में पढ़ा था कि उन्होंने सिर्फ जो है मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज किया था। तो मनी, स्टोर ऑफ मनी जो है इसको अकाउंट में नहीं लिया था, पर इन्होंने इस चीज़ को अकाउंट में लिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी जो हम सेविंग करते हैं, है कि नहीं, पूरा पैसा थोड़ी ना हम यूज़ कर लेते हैं, तो कुछ जो सेविंग करते हैं उन्होंने इसको भी अकाउंट में लिया है। ठीक है, मार्शल एंड पिगो जी ने। तो एक मनी डिमांड की जो है एक सिंपल सा मैं इक्वेशन बताता हूँ जो उन्होंने दिया था। तो डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू KPY, ये था इनका नॉर्मल एक फार्मूला जो इन्होंने दिया था। सिंपल सा फार्मूला है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए या फिर बुक में मार कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो MD है ये क्या हमारा मनी डिमांड है। ठीक है, के को हमने क्या है, कैश बैलेंस लिया है, जो कि जनरली हम सेविंग के तौर पे यूज़ करते हैं, कुछ पैसा होल्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद P है हमारा प्राइस लेवल और Y है हमारा रियल नेशनल इनकम। अभी P और Y को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब PY को साथ में ले लूं, तो ये क्या बन जाता है, नॉमिनल नेशनल इनकम बन जाता है दोस्तों। क्या है ये, नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, ओके। तो हमारा इक्वेशन दोस्तों क्या था यहाँ पे, एक छोटा सा ये जो है ना डेरिवेशन वाला, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो MD इज इक्वल टू KPY है। और दोस्तों इनका मानना था कि जो मनी डिमांड है ये मनी सप्लाई की हमेशा बराबर होनी चाहिए, अगर हमें कहीं पे भी एक इक्विलिब्रियम अटेंड करनी है तो। ठीक है, तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई ये किसके बराबर हो जाता है, तो MD इज इक्वल टू MS इज इक्वल टू KPY है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जो है अच्छे से समझ लो। किसी तरह की कोई डाउट आती है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पक्का पूछो। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब ये जो मनी सप्लाई है ना, इस पे हमारा कोई जो है हाथ नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है मनी सप्लाई कौन कंट्रोल करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है कि नहीं। तो इसमें हमारा जो है कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, अभी मान के चलते हैं कि जो हमारा के है ना, जिसे अभी तक कैश बैलेंस ले रहे थे, अगर इसे मैं वेलोसिटी ऑफ मनी मान के चलूँ, वेलोसिटी ऑफ मनी, है ना, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जैसे जैसे हम पैसे को जैसे होल्ड ज़्यादा करने लग जाते हैं ना, पैसे ज़्यादा होल्ड करते हैं, कैश बैलेंस को अगर हम बढ़ा दें, तो इससे क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मनी कम हो जाएगी। अरे भाई 100 रुपये में खर्च ही नहीं कर रहा तो मनी सर्कुलेशन कम होगी, मनी सर्कुलेशन कम होगी तो वेलोसिटी ऑफ मनी ऑटोमेटिक कम हो जा रहा है ना। तो K इज इक्वल टू 1/V है, यानी K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ मनी, है कि नहीं। ओके, तो इस चीज़ को भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू 1/K, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, है कि नहीं। ओके, तो MD इज इक्वल टू KPY को हम दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, MD इज इक्वल टू K की जगह हमने 1/V PY यूज़ किया है, सेम ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। ओके, तो P इज इक्वल टू 1/K MY लिख सकते हैं दोस्तों, बात सेम है। P इज इक्वल टू 1/K इंटू MY हो रहा है कि नहीं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई KY हो गया, है कि नहीं। सो दिस एम्प्लाइज M/PY इज इक्वल टू K। ठीक है, ये है हमारा फाइनल इक्वेशन, ऐसे हम लिख सकते हैं K को। ठीक है दोस्तों, तो इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि P जो है हमारा जो प्राइस लेवल है ये क्वांटिटी ऑफ मनी पे ही जो है डिटरमाइंड होती है कि नहीं। इसका कंसेप्ट एकदम सिमिलर है फिशर की अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच
दोनों सेम है, बट इनके बात करने का तरीका, इनके समझाने का तरीका जो है अलग है दोस्तों। ठीक है, ओके। अभी हम कुछ इनके जो क्रिटिसिज्म्स हैं उन्हें देख लेते हैं कि कैम्ब्रिज का क्रिटिसिज्म क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों कैम्ब्रिज का क्रिटिसिज्म ये है कि इन्हें बताया गया कि ये तो ट्रूइज्म है, ये एक फैक्ट है कि जैसे जैसे आपका प्राइस लेवल बढ़ता है, मनी सप्लाई बढ़ता है, तो प्राइस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो आपने प्रूफ क्या किया, ये तो एक फैक्ट है, ऐसा बताया गया इन्हें, है कि नहीं। सेकंड इनका क्रिटिसिज्म दोस्तों क्या है कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट को जो है नेग्लेक्ट कर दिया। इन्होंने स्टोर ऑफ वैल्यू को तो ले लिया, पर भाई अगर कोई भी पैसा हमारा बैंक में पड़ा रहता है तो उसका एक इंटरेस्ट रेट होता है, आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तीसरा इन्होंने क्या नेग्लेक्ट कर दिया, स्पेकुलेटिव डिमांड को इन्होंने जो है नेग्लेक्ट कर दिया। अभी स्पेकुलेटिव डिमांड क्या है, इसे हम जस्ट अभी किनीशियन के डिमांड के थ्योरी में अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, तब आपको समझ में आएगा स्पेकुलेटिव डिमांड का कंसेप्ट क्या है। चौथा है हमारा कि इन्होंने सेम मनी सप्लाई पे टू मच एम्फेसिस, है ना, सो टू मच एम्फेसिस ऑन मनी सप्लाई हो गया। फिफ्थ है इन्होंने जो है हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। तो काफ़ी सारे इसमें भी क्रिटिसिज्म थे, और इकोनॉमी बनी ही क्रिटिसिज्म और थ्योरी पे है। ठीक है, पर हमें जो है दोनों याद करना पड़ेगा। अभी किनीशियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी को पढ़ते हैं। तो दोस्तों डिमांड की ज़रूरत पड़ती क्यों है, सबसे पहले देखो ये जो ट्रांजैक्शन डिमांड बताया गया है, कंसेप्ट क्या है इसका। जैसे मान लो कि आपकी जो पेमेंट आती है वो हमेशा महीने के 1 तारीख को आती है, फर्स्ट ऑफ मंथ आती है कि नहीं। और जो खर्चा होता है वो आपके पूरे महीने में फैला हुआ होता है। तो जब तक आपका महीने का 30 तारीख आता है ना दोस्तों, 30th ऑफ मंथ आता है ना, तब तक क्या होता है, आपकी जेब खाली। अभी आपका पेमेंट जो है अभी आया नहीं है, पर आपकी जेब खाली है, तो आपको पैसे की ज़रूरत बीच में जो है पड़ जाती है कि नहीं। हो सकता है कि आपके महीने का 15 तारीख में ही आपकी जेब खाली होगी, तो फिर जो आपकी नेक्स्ट पेमेंट से पहले जो आपको डिमांड की ज़रूरत पड़ रही है उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड। ठीक है दोस्तों, ओके। तो प्रिकॉशनरी डिमांड एक होता है। अभी प्रिकॉशनरी डिमांड क्या होता है दोस्तों, हमेशा लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा अपने अनसर्टिनिटी के लिए रखते हैं। हो सकता है वो कैश बैलेंस हम क्यों रखते हैं हमेशा, हो सकता है कि किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, या फिर कहीं पे किसी को कुछ प्लॉट लेना है उस चीज़ के लिए। तो एक हम जो है प्रिकॉशनरी डिमांड को हमेशा जो है रेडी रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या एक बफर स्टॉक जैसे काम करता है, किसी भी आगे होने वाली दुर्घटना वगैरह से बचने के लिए प्रिकॉशनरी डिमांड का कंसेप्ट सामने लाया गया है। ठीक है, अभी सेकंड है हमारा दोस्तों स्पेकुलेटिव डिमांड। अभी स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होता है, अभी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। स्पेकुलेटिव डिमांड का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लो कि आपने अपना पैसा किसी बैंक में रख दिया है ना, बैंक में आपने पैसा रख दिया है। अभी बैंक में तभी बंदा पैसा रखता है जब इंटरेस्ट रेट जो है ज़्यादा हो, है कि नहीं। बैंक में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोगों के पास पैसा कम होगा, है ना, कैश लोग कम रखेंगे और बैंक में लोग ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, पर इसी केस में अगर ऐसा उल्टा हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का कम हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, कैश को अपने पास ज़्यादा होल्ड रखेंगे, है कि नहीं। तो यही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो अपने पैसे खो जाने का डर है, जिसकी वजह से लोग जो पैसा होल्ड करते हैं, इसी को बोलते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड। ठीक है दोस्तों, ओके। ये है हमारा एलपीसी यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है, इसको अच्छे से देखो दोस्तों। सेम चीज़ ये भी वही बता रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इसी पे जो है आपका पैसे का लोगों के मनी सर्कुलेशन को यही जो है तय करती है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है, तो लोगों की जो मनी की डिमांड है वो बहुत ही कम है। इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा गिर गया तो फिर लोगों की डिमांड देखो थोड़ी सी ज़्यादा है, और गिर गया तो और थोड़ा मनी सप्लाई बढ़ गया। पर एक समय आता है दोस्तों कि उसके बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाता है ना, तो भी लोग जो हैं उस पैसे को होल्ड करके रखते हैं और उससे ज़्यादा वो विड्रॉ नहीं करेंगे।
इसी पॉइंट को हम बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं इसे, एलपी को। ठीक है, तो ये है हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व दोस्तों। ठीक है, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व जो होती है ये परफेक्टली इलास्टिक होता है एट आर नॉट। ये वो वाला पॉइंट है जिसके बाद एब्सोल्यूट लिक्विडिटी प्रेफरेंस आ जाती है, मतलब उसके नीचे अभी बंदे जो हैं पैसा विड्रॉ और नहीं करते हैं। ठीक है, अभी चलिए ग्राफ देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मनी सप्लाई मनी डिमांड के बराबर होनी चाहिए तभी इक्विलिब्रियम अटेंड होती है, मैंने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, अभी इन ग्राफ में देखते हैं। चलो, अभी एक साइड पे हमने ले लिया है इंटरेस्ट रेट, दूसरे साइड पे ले लिया क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखो, जब हमारा जब मनी की जो डिमांड है ना, इंटरेस्ट रेट R1 जब था तो मनी की डिमांड यहाँ था और यहाँ एक इक्विलिब्रियम जो है अटेंड हो रही थी। ठीक है, पर जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ा तो लोगों की डिमांड जो है और ज़्यादा जो है बड़ी है इसमें, और यहाँ पे एक लिक्विडिटी जो है सॉरी इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे अटेंड हुआ है। ठीक है, दोबारा तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा मनी सप्लाई हमारी उतनी फिक्स रहती है, क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो मनी सप्लाई उतनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, अभी डिमांड का कर्व जो है इधर MD3 हो जाता है कि नहीं। सेम चीज़ देखो यहाँ पे, अगर हम लोग एक साइड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लें, एक साइड पे क्वांटिटी ऑफ मनी ले लें, ये है हमारा मनी सप्लाई का कर्व है। ठीक है, और ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो रही है। ठीक है, सेम यहाँ R1 इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो रही है। पर जैसे मान लो किसी वजह से अगर मनी सप्लाई बढ़ा देती है हमारी RBI, ठीक है, तो इसे ये तो शिफ्ट हो गया MS2 में, है कि नहीं, और लोगों की डिमांड जो ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगी, जिससे इक्विलिब्रियम दोबारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है मनी सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, अगर कोई मेरे से गलती हो जाए तो उसे भी पक्का मेंशन आउट कीजिए, जिससे मुझे भी जो है पता चल जाएगा कहाँ पे मिस्टेक हुई है और फिर मैं उसे एडिट करूँगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।